नमस्कार दोस्तों। आज एक अहम मुद्दा से बात करेंगे। एक जो है रियलिटी ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसके तहत क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवा जाएगा। दोस्तों, ये तो अनाउंसमेंट बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन इसका रियलिटी क्या है? क्या ये अनाउंसमेंट होने से हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या बढ़ जाएगा? क्या एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जितने भी लोगों का है बढ़ जाएगा? तो देखते हैं इसका रियलिटी क्या है। दोस्तों, अगर हम ठीक से अगर एनालिसिस करेंगे तो इसका रियलिटी कुछ अलग देखने को भी मिलता है। दोस्तों, उसका रियलिटी को जानने के लिए मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जिसमें क्या होगा, एक एनआरए का एस्टेब्लिशमेंट होगा। एनआरए क्या करेगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा डिफरेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे कि रेलवे से हो गया, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स में हो गया, जैसे कि और भी कुछ एरिया से। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, ये मल्टीपल एग्जामिनेशन जो देना पड़ रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स के लिए, वो खत्म हो जाएगी। पहली बात ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी हम रेलवे का फॉर्म, रेलवे का जब निकला, रेलवे के लिए फॉर्म डालो, उसके लिए एंट्रेंस दो, उसमें फिर सिलेक्शन होगा तो नौकरी करो। एसएससी का निकला, उसमें एंट्रेंस फॉर्म डालो, एंट्रेंस दो। उसके बाद बैंकिंग का लगभग डिफरेंट मतलब एग्जाम्स के लिए डिफरेंट टाइम्स, और बार बार हमको फॉर्म डालना पड़ता था, बार बार फीस भरना पड़ता था, बार बार एग्जामिनेशन देना पड़ता था, जो हमेशा बोला जा रहा है कि हमारा टाइम, हमारा मनी हो गया, सब कुछ को वेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए मल्टीपल एग्जामिनेशन सिस्टम को खत्म करके एक ही एग्जामिनेशन सिस्टम रहेगा, जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तीसरा है कि ये जो एग्जामिनेशन पहले क्या होता था, मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हिंदी एंड इंग्लिश में कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाने के बाद कह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा इसमें। दोस्तों, ये है तीसरा मेन फीचर्स, और यू कैन से उसकी में जो दिया गया है। चौथा बोला गया है कि इसके तहत प्रत्येक साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइज होते हैं। 1.25 लाख, ध्यान दीजिएगा इस संख्या में। लेकिन उसके लिए कितने लोग अपियर्स करते हैं? 2.5 करोड़। लाख में नौकरी निकल रहा है और करोड़ में अपियर्स कर रहे हैं। तो वो जो करोड़ में जो बच्चे अपियर कर रहे हैं उनको सुविधा होगा। और ये बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ नॉन गेजेटेड पोस्ट को रिक्रूट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स के लिए होगा। नॉन गेजेटेड पोस्ट मतलब जिसमें वो मतलब ऑफिसर्स रैंक का पोस्ट नहीं है, ये थोड़ा लोअर देन ऑफिसर्स। तो ये 5 चीजें कहा जा रहा है। नेक्स्ट है सैलेंट फीचर्स। दोस्तों, इसमें 5-6 सैलेंट फीचर्स को देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन होगा, जैसे अभी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, जिसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है किसी भी प्रोफेसर और किसी भी एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो, अगर नेट नहीं है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी मतलब एक एलिजिबिलिटी होगा, और उसको साल में 2 बार कंडक्ट करेगा। कौन करवाएगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाएंगे। दूसरा है कि दूसरे स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो 10th पास के लिए जो है, जो +2 पास के लिए है, जो ग्रेजुएट के लिए है, हो गया, उसके लिए अलग अलग सीईटी एग्जामिनेशन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर 10th पास अलग होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर 12 पास अलग होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रेजुएट्स अलग होगा। तो डिफरेंट सीटी फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। और ये मेनली पहला 3 एजेंसीज के लिए स्टार्ट किया जाएगा। एक है स्टाफ सिलेक्शन
कमीशन, दूसरा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तीसरा है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो दोस्तों ये 3 चीजों में पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद इसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि CET विल हेल्प इन 1000 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में 1000 सेंटर पहले किया जाएगा, उसमें ये CET को कंडक्ट करवा जाएगा। और उसमें से बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन सेंटर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिसमें जो दूर दूर में जाना पड़ता था, कभी कभी आप देखे होंगे कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप कहीं रूरल एरिया से हो, आपको 200 400 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, जहाँ रहने के लिए बैठने के लिए उसका फिर अलग खर्चा होता है। तो ऐसे नहीं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि सुबह गए शाम तक आ जाना चाहिए घर में। और ये फिर बोला जा रहा है कि ये जो CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो फर्स्ट लेवल होगा जो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को। मान लो SSB में जब होगा, SSB में अगर जब होगा तो पहले वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर देखेंगे। अगर वो क्वालिफाई किए हो तो क्या करेंगे, आप पहले शॉर्टलिस्ट होगे, उसके बाद वो लोग मेन एग्जाम भी करवा सकते हैं, उसके बाद वो लोग इंटरव्यू भी करवा सकते हैं, हो सकता है उसके बाद और 2-3 स्टेप भी आपको फेस करना पड़े, लेकिन ये पहला शॉर्टलिस्ट है। नो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नो सेकंड चांस, सेकंड पोजीशन, सेकंड स्टेप में आप नहीं जा सकते अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं क्वालिफाई किए हो। तो ये बोला जा रहा है इसमें। और इसका जो होगा, एक बार एग्जाम दिए पास हो गए, पास होने के बाद उसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, उससे ज्यादा फिर नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर एग्जाम देके फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये है इसका सेलेक्ट फीचर्स। तो दोस्तों एक एनालिसिस करते हैं। आप भी सोचिए कि इंडिया में सिर्फ 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम करवा जाएगा। पहले तो 2 करते थे, इसको 12 किए, अच्छा बात है। लेकिन आप सोचिए इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर देखा जाए तो शेड्यूल 8 के तहत 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेज की जगह 12 लैंग्वेज में क्यों एग्जाम करवा जाएगा? 22 के 22 में क्यों नहीं? तो जो जिसका लैंग्वेज में एग्जाम करवाया जाएगा उसी का स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। जिसके लैंग्वेज में नहीं करवाया जाएगा उस स्टूडेंट्स को तो कम फायदा मिलेगा ना। सपोज मान लो हरियाणा का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहा है। अगर हरियाणा का बच्चे को हरियाणा लैंग्वेज नहीं मिला, हिंदी मिला, इंग्लिश मिला, पंजाबी मिला, तो उसके लिए वो तो डिमेरिट है ना। लेकिन 12 लैंग्वेज में हरियाणा नहीं है। तो ऐसे कोई भी स्टेट के साथ हो सकता है। तो हमारे देश में प्रत्येक स्टेट का अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि हिंदी ज्यादा स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, परंतु लगभग तो प्रत्येक स्टेट का एक लैंग्वेज है ना। तो आप भी सोचिए सिर्फ 12 लैंग्वेज में क्यों? सब स्टेट को कवर कैसे हो सकता है? 12 लैंग्वेज नहीं हो सकता। 22 लैंग्वेजेस थे, 22 लैंग्वेजेस में क्यों आप कवर नहीं कर रहे हो? आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। हो गया, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। सिर्फ 12 में क्यों? जिस स्टेट का लैंग्वेज अगर नहीं दिया जाएगा वो तो डिप्राइव्ड हो गया ना। लेकिन उसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फिर बोल रहे हो कि आप मातृभाषा में पढ़ो, आपका लोकल लैंग्वेज में पढ़ो। लेकिन उसी स्टेट का अगर लोकल लैंग्वेज अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में नहीं रहेगा तो उस स्टेट का बच्चा तो डिप्राइव्ड हो गया ना। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। ये पहले एनालिसिस। दूसरा है दोस्तों 1.5 लाख जॉब्स। आप बोले कि प्रत्येक साल 1.25 लाख जॉब्स आप क्रिएट करते हो, लेकिन कितना अपीयर करते हैं? 2.5 करोड़ अपीयर करते हैं, जो 1% से भी कम है। आप सोचिए दोस्तों, सिर्फ 1% से भी कम जॉब क्रिएट कर रहे हो, लेकिन एस्पायरेंट्स है 2.5 करोड़। इसमें तो आप जॉब इंक्रीज करने के लिए बात तो नहीं कहे ना। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर हो जाएगा तो जॉब तो नहीं बढ़ जाएगा ना, नंबर ऑफ जॉब्स तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। आप सोचिए एक पोस्ट के लिए 100 लाख से भी ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं, बिलो 1% है। तो सोचिए कि हमारे देश में कितना सिचुएशन बुरा है। तो आप यही क्यों नहीं बोले कि हमारा जो नंबर ऑफ जॉब्स है, नंबर ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। हो गया, वो अगर होता तो शायद सबको बेनिफिट मिलता और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता। 1% से भी कम जॉब हमारे देश में मिल रहा है। तीसरा बात यह है
कि सिर्फ नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट को आप फिलअप करोगे और गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स में। अब बाकी के लिए जो है सिविल सर्विसेज हो गया जो गेजेटेड है, जो और भी जो गेजेटेड पोस्ट है उसको क्यों आप नहीं ले? उसमें क्या दिक्कत हो रहा था? उसमें भी तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते। कॉमन एलिजिबिलिटी करके उसमें भी तो मेन एग्जामिनेशन उसके बाद इंटरव्यू करवा सकते थे ना। तो उसके लिए भी पहले एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा के मेन और इंटरव्यू दिला सकते थे ना। वो भी तो मतलब अच्छा होता। इतना लोगों के लिए ये सोचे तो उसके लिए क्यों नहीं सोचे? उसमें भी बच्चे लोग एक साल में 2 बार दे के अपने लगभग उसमें ज्यादा मतलब चांस मिलता। क्या होता है सिविल सर्विस में जो लोग जो प्रिपरेशन करते हैं तो वो लोग जाते हैं, प्रीलिम नहीं हुआ तो मेंस के लिए नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू के लिए भी नहीं जा पाएंगे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ तो वो लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। अगर कोई भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट हो गया, अगर एक बार में प्रीलिम क्वालिफाई नहीं किया, 2 बार में किया, 3 बार में किया, 4 बार में किया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में एक बार तो क्वालिफाई किया ना, उसके बाद उसको मेन के लिए चांस दो। क्यों फिर प्रीलिम को देने के लिए आप बोल रहे हो? समझ में आ रहा मेरी बात? तो गेजेटेड पोस्ट के लिए भी आप ये इस पॉलिसी को ला सकते थे। एक बार प्रीलिम क्वालिफाई कर दिया मतलब नेक्स्ट आप 3 साल तक मेंस ही बैठ सकते हो, इंटरव्यू ही बैठ सकते हो। हमेशा क्यों मतलब प्रीलिम देते रहोगे? इंटरव्यू भी फेल हो गए हो तो प्रीलिम से शुरुआत करो। तो ये गलत बात है, आपको इसके लिए भी सोचना चाहिए। और नेक्स्ट बात रहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही कहा है। व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट? अभी देख रहे हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यही बोला कि सिर्फ अपने राज्य में ही, अपने राज्य का ही बच्चे को ही स्टेट में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बाहर स्टेट का बच्चे को नहीं मिलेगा। स्टेट ऐसी कंजर्वेटिव पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो स्टेट के बारे में तो कुछ डायरेक्शन देना चाहिए ना। उसके बारे में क्या दिए हो आप? नहीं दिए हो कुछ, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका रियलिटी ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलते हैं आगे दोस्तों, और कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।